गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज है 13 मई, तो हम बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता से घबराइए मत, क्योंकि असफलता को फेस करेंगे तो निश्चित ही आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी विचारधारा के साथ में मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 13 मई को मनाया जाता है। 13 मई को क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद सबसे पहला जो सेशन लगा था, ठीक है ना, यानी जब गणतंत्र लागू हो गया था भारत में, तो उसके बाद में 1952 में संसद का पहला सत्र लगा था 13 मई के दिन। तो इसीलिए इसको स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र के रूप में जानते हैं और 13 मई को ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 13 मई को ही 1952 में इस दिन को आयोजित किया गया था। और 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले जो उच्च सदन है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, उसका गठन किया गया था। और 17 अप्रैल को 1952 में ही लोकसभा का गठन किया गया था। तो इस दिन की याद में हम 13 मई को स्वतंत्र भारत का पहला सत्र जो है समझते हैं इस दिन को, और इस दिन को मनाते हैं। ओके, देखो, अब हम बात जो करेंगे वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में, जो हर साल मई महीने के दूसरे शनिवार को या अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2023 में जो ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये मनाया जा रहा है 13 मई को, और अक्टूबर में 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड होते हैं, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी पक्षियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2023 की जो थीम है, जल सतत पक्षी जीवन, इस थीम के साथ में ही हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस थीम का जो नारा है वो क्या है। तो इस थीम का नारा है कि पक्षियों को सेव करो, पक्षियों को सेफ भी करो, पक्षियों को सेव भी करो, यानी पक्षियों को बचाओ भी और उनको सुरक्षित भी रखो। और साथ में जैसा कि हम सबको पता है कि पक्षियां क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। प्रवास करने का मतलब ये है कि जहाँ का एटमॉस्फेयर उनके रहने के लिए सही होता है, वो उस जगह पर चली जाती हैं, कई हजारों किलोमीटर उड़कर जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसकी इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टार्टिंग करी गई थी वो 2006 में करी गई थी, ठीक है। और उस वक्त जो है 118 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, और वहीं पर डिसाइड किया गया था कि हर साल मई महीने का जो सेकेंड शनिवार है, और साथ में ही जो अक्टूबर महीने का सेकेंड शनिवार है, उस दिन हम वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस मनाएंगे। ओके, World Migratory Bird Day, celebrated annually on the second Saturday of the month of May and October, is being celebrated this year on 13th May and 14th October 2023. प्रवास का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, माइग्रेट करना। प्रवास करने का मतलब क्या होता है, माइग्रेट करना। माइग्रेट करने का मतलब ये है कि जब पक्षियां एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, अपने अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, वो सैकड़ों और हजारों किलोमीटर उड़कर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेट करना या प्रवास करना, ठीक है। और जहां पर भी ये प्रवास करें, जिस एरिया में भी जाएं, उनको सुरक्षित वातावरण मिले और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्लियर है। देखिए, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पादप मतलब पेड़ों के बारे में बात की जा रही है, पेड़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जा रही है। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, उसको मनाया जाता है 12 मई को। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो पेड़ होते हैं वो भी मनुष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जानवरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन के लिए, मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित करने के लिए ही इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है 12 मई को। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, सभी के लिए पादप स्वास्थ्य, पौधों की रक्षा, जीवन की रक्षा, इस विषय के साथ में मनाया जाएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दिन की स्टार्टिंग कब करी गई थी या कौन सा सम्मेलन था जब इस दिन को मनाया गया था। तो 2020 में पहला पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, यानी जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ है उसको हमने 2020 में मनाया था। और 2019 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा करी थी। ओके, द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व एनुअली वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 मई। क्लियर है? देखो, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक अपॉइंटमेंट है जिसके ऊपर हम फोकस्ड होते हैं। अपॉइंटमेंट क्या है? तो NIIF के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजीव धर। कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव धर। और राजीव धर किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे सुजॉय बोस की। किसकी जगह लेंगे? तो सुजॉय बोस की जगह लेंगे राजीव धर। ओके, अच्छा, NIIF के बारे में बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। NIIF का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्लियर है? तो भारत सरकार के तहत इसकी जो स्थापना करी गई थी 2015 में करी गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्था है स्पेशली हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय है, उसके तहत काम करता है। ठीक है, तो इसका जो काम क्या है? इसका काम ये है कि जो नई, पुरानी या बिल्कुल जो अटकी हुई परियोजनाएं हैं जिन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो उन परियोजनाओं के लिए किस तरीके से पैसे की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से फाइनेंस की व्यवस्था की जाए और उन परियोजनाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। तो इस विषय पर काम करती है NIIF। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि जो दीपिका पादुकोण है उनको टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। कवर पेज पर जगह देने का मतलब ये कि जब टाइम मैगजीन आप खरीदने जाएंगे तो बिल्कुल फ्रंट पेज पे आपको दीपिका पादुकोण की जो फोटो है वो देखने को मिल जाएगी। और साथ में 2018 में ही टाइम मैगजीन ने दीपिका को दुनिया के 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों में भी शामिल किया था। ओके, अच्छा, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टाइम पत्रिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, टाइम मैगजीन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक USA की साप्ताहिक मैगजीन है। यानी USA की साप्ताहिक मैगजीन का मतलब ये है कि सप्ताह में एक बार निकलने वाली मैगजीन है, जो पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई थी। और इस दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली पत्रिकाओं में से टाइम मैगजीन आती है, जो स्पेशली दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, कल्चरल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों के बारे में जो न्यूज है उसको कवर करती है। ओके, देखिए अब हम आलिया भट्ट के बारे में बात करें। आलिया भट्ट बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आलिया भट्ट को जो इटली का लग्जरी फैशन ब्रांड है जिसका नाम है गुच्ची की तरफ से इनको पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारत से रिलेट करती है। ठीक है, 12 और 13 मई को ढाका में 6 नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यानी 12 और 13 मई को बांग्लादेश में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने करा है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनके द्वारा। और भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं। साथ में इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। और आपको जैसा कि समझ में आ रहा है कि हिंद महासागर सम्मेलन है, यानी हिंद महासागर से रिलेटेड जो देश हैं जो उसमें निवास करते हैं, उसके आसपास के एरिया में निवास करते हैं, तो हिंद महासागर की सुरक्षा के बारे में, उसमें शांति बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन को किया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो भागीदार हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इसमें 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे, यानी 25 देशों से प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे इस सम्मेलन में।
द सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं IOC, इज बीइंग हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। उन्होंने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी, लॉन्च किया है। यानी जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनकी पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा और इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया जाएगा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जिसका नाम रखा गया है पोषण भी पढ़ाई भी, और पोषण 2.0 के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। समझ में आ गया? और देखो, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पोषण भी पढ़ाई भी, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में पोषण के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और स्पेशली अभी इस अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। और हमारे देश में करीब इस समय 13,90,000 आंगनबाड़ी हैं। ठीक है ना? 13,90,000 आंगनबाड़ी हैं। तो इन आंगनबाड़ियों की मदद से बच्चों के पोषण के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की बात की गई है। जैसा कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसके तहत ये बताया गया था कि जिन बच्चों की उम्र 3 से 6 वर्ष के बीच में है, उनके मानसिक विकास के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 क्या है? तो ये एक पोषण के लिए बनाया गया कार्यक्रम है जो बच्चों के पोषण के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में ही इसमें बच्चों के पोषण के साथ साथ इसमें महिलाएं जो किशोरी हैं स्पेशली, ठीक है, किशोरियां, महिलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करा रही है, यानी जो फीडिंग करा रही है बच्चे को, उन सबके पोषण के लिए बात किया गया था। और इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 15वां वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड था 2021-22 से लेकर 25-26 के बीच में इस पूरे पोषण जो ये पूरा पोषण अभियान है इसको चलाने की बात की गई है। इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि कुपोषण का समाधान किया जाए, मानव पूंजी का विकास किया जाए। मानव पूंजी का विकास देखिए तभी हो सकता है जब उनको पोषण मिलेगा। ठीक है ना? पोषण मिलेगा तो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अच्छे से होगा। और साथ ही उनको उनकी जो अच्छी आदतें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और पोषण संबंधी जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इन सभी उद्देश्यों के साथ में पोषण 2.0 का जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 हो रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी रिदम सांगवान। कौन कर रही थी? रिदम सांगवान। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? तो इनका नाम है रिदम सांगवान, जिन्होंने ISSF विश्व कप 2023 में पार्टिसिपेट किया है और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? देखिए, अब हम बात करेंगे ISSF विश्व कप के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। और इसकी 1986 से स्टार्टिंग करी गई थी और 1986 से ये रेगुलर हर साल आयोजित किए जाने वाला एक टूर्नामेंट है, जो स्पेशली पूरे दुनिया के जो शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करने का काम करता है। अजरबैजान के बारे में बात कर रहे हैं। अजरबैजान एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में इसके जो क्षेत्र हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। कैस्पियन सागर और काकेशस जो पर्वत है उसके बीच में स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव हैं, उपराष्ट्रपति मेहरिबान अलीएवा है, प्रधानमंत्री अली असदोव है और नेशनल असेंबली स्पीकर कौन है? साहिबा गफारुआ। ओके। यशस्वी कौन? यशस्वी जायसवाल ने IPL का सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी IPL के मैच चल रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल के सलामी बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल और इन्होंने जो है 13 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं। और इसके पहले 2018 में ये जो रिकॉर्ड था वो KL राहुल के नाम था, जिन्होंने 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था 2022 में। ओके, यानी सबसे तेज IPL में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं यशस्वी जायसवाल, जो राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं। यशस्वी जायसवाल स्कोर्ड द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी ऑफ IPL। क्लियर? ये जो न्यूज है हमारे पास वो GST रिटर्न से रिलेटेड न्यूज है।
इसमें जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड जो करदाता हैं, जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड जो जांच है, उसके लिए एक टेक्निकल सिस्टम प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो हमारे देश में जीएसटी का जो काम है वो कौन देखता है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड देखता है। तो उसने जीएसटी रिटर्न के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल के तहत जो अधिकारी होंगे वो बड़ी आसानी से टेक्निक का प्रयोग करते हुए जीएसटी रिटर्न की जांच कर सकते हैं। और एक तरीके से कहूँ तो नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी गई है, और जिससे क्या होगा, जो अधिकारी होंगे उन्हें भी आसानी होगी और जिसकी जांच की जा रही है यानी करदाता के लिए भी आसानी होगी। क्लियर हो गया? और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि एक तरीके से ये सिग्निफिकेंट स्टेप है जो ड्राइवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक नई टेक्निक प्रोवाइड कराएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के बारे में। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो राजस्व विभाग है यानी जो टैक्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके तहत ये बोर्ड काम करता है। और 2019 में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दोनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि किस तरीके से पारदर्शी तरीके से जो करदाता है वो टैक्स को पे करे और साथ में ही कुशल कर और प्रशासन प्रणाली की दिशा में जो भी कदम है वो इस बोर्ड के द्वारा उठाए जाते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट बात करेंगे हम मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जैसा कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है और एक तरीके का ये चेचक जैसी जो बीमारी है उस तरीके से ये रिलेट करता है। तो 11 मई को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके जो महासचिव हैं, जो महानिदेशक हैं, जिनका नाम है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। उन्होंने ये बोला है कि 3 महीने में देश ने लगभग 90% कम मामले रिकॉर्ड किए हैं। किसके? मंकी पॉक्स के। तो इस वजह से अब इसको महामारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता और इसके लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा करी गई थी अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो मंकी पॉक्स है 2022 जनवरी 2022 में WHO ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि ये 111 देशों में फैल चुका है और लगभग 87,000 लोग इससे प्रभावित हैं और लगभग 140 लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो गई है, जिसकी वजह से ही जुलाई 2022 में आपातकाल की घोषणा करी गई थी मंकी पॉक्स को लेकर। तो अब ये जो टाइम पीरियड है या इसको जो आपातकालीन घोषणा करी गई थी उसकी समाप्ति कर दी गई है WHO के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, उनके द्वारा। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें तो ये वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। क्या है? एक तरीके से वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। और जैसा चेचक होता है वैसी तरीके की ऑर्थोपॉक्स वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और इसमें भी शरीर के ऊपर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। सबसे पहला मामला जो मंकी पॉक्स का आया था वो 1948 में आया था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है ना। और उसके बाद 1970 में मनुष्यों में देखा गया था। सबसे पहले 1958 में जो देखा गया था वो बंदरों में देखा गया था, क्योंकि बंदरों के ऊपर ही होने वाली ये बीमारी है, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है, चेचक की तरह जो होती है। ठीक है ना। और इसके बाद 1970 में इसको मनुष्यों में देखा गया था और 1970 में नाइजीरिया में इस बीमारी का प्रकोप देखा गया था और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा डेथ इस बीमारी की वजह से उस समय पर 2017 में हुई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, एक डिसीजन लिया है 11 मई को। वो डिसीजन क्या है? दिल्ली के नौकरशाही के ऊपर है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में समय समय पर हम सब देखते हैं कि टकराव होता रहता है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है और वो निर्णय क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो CJI हैं यानी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की एक संविधान पीठ थी जिसने ये आदेश दिया है और बोला है कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर जो सेवा है और प्रशासन है उससे रिलेटेड जो भी अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो डिसीजन है वो संघवाद और लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और इसके साथ साथ जो पुलिस का है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है, ये तीनों मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
होने चाहिए या उसके पास रखे गए हैं, है ना। तो ये डिसीजन आया है 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो पीठ है उसने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो विवाद हो रहा था उसकी सुनवाई कर दी है, और उस पर जो डिसीजन आया है वो दोनों के पक्ष में हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मामले उनको दिए गए हैं और सेवा और नौकरशाही से रिलेटेड जो मामले हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिए गए हैं, और जो बाकी पुलिस का जमीन से रिलेटेड जो मामले हैं वो किसको दिए गए हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। ठीक है ना। वर्ष 2018 में ही जो उस समय के न्यायाधीश थे जिनका नाम था दीपक मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की एक पीठ बनाई गई थी, और उन्होंने दोनों जो पक्ष हैं यानी दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच में व्यापक रूप से जो मनमुटाव हो रहा था, जिसके विवाद हो रहा था, उसको खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, है ना। और काफी सारे डिसीजन लिए गए थे, लेकिन जो नौकरशाही और सेवा वाला जो मामला था उसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर डिसीजन अभी 11 मई को लिया गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, फैसले की जो मुख्य बातें हैं उसके ऊपर देख लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अधिकारियों की तैनाती और जो नियुक्ति है वो दिल्ली सरकार को दे दिया गया है, यानी जो प्रशासनिक सेवा का अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दे दिया गया है, और उपराज्यपाल को सरकार की जो सलाह है इस मामले में माननी पड़ेगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इससे रिलेटेड जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है ना। नौकरशाही पर नियंत्रण उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और सेवा विभाग के सचिव का होता था, और अब नौकरशाही पर किसका अधिकार होगा, तो वो दिल्ली सरकार का हो जाएगा। क्लियर हो गया। दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली का मैप आप देख सकते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जैसा कि आप सबको पता ही है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, और यहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो एक तरीके से इस स्टेट के प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलजी के पास भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था की शक्तियां हैं, और शेष जो और साथ में ही दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब नौकरशाही और सेवा से रिलेटेड जो ट्रांसफर है, नियुक्ति है, वो आ गया है। तो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के, तो उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। क्लियर हो गया। अब देखो, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात है जिसका नाम है मोचा। और कहाँ पर इसको देखा गया है, तो इसको यमन के आसपास वाले एरिया में, हिंद महासागर वाला जो एरिया है, और भारत का जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये 12 मई से ये जो मोचा चक्रवात है, इसकी वजह से भयंकर तूफान आने के बारे में बात की जा रही है, और 14 मई से ये बहुत ही गंभीर तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसी सूचना दी है मौसम विभाग ने। तो साथ में आपको मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा। ठीक है ना। और यमन के आसपास वाले एरिया में जो मोचा क्षेत्र है वहां पर इसका जन्म हुआ है, तो इस वजह से ही इसका नाम मोचा चक्रवात रखा गया है। साइक्लोन मोचा is a very surf cyclone storm that formed on May 10, 2023 over the Bay of Bengal. इस सेशन में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय।